All right, now, guys, Assalamu alaikum, everybody. Hope you're doing well. I am Muhammad Abu Bakr. Today, we're going to solve the Cambridge O level biology paper 2, the theory paper, variant 22 from the October November 2020 series. कि तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने अभी इम्तिहानात और भी हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक पास्ट पेपर को. अगेन, दिस इज द थ्योरी पेपर फ्रॉम द बायोलॉजी सीरीज एंड इट इज़ फ्रॉम द स्क्रिप्टेड थ्योरी, जिसके अंदर से हमने पहले जवाब लिखे होते सारे. अब हम बस एक्सप्लेनेशन देते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे. ऑब्वियसली इट हेल्प्स बोथ ऑफ अस. एनीवेज, वी विल स्टार्ट अवर वीडियो विद द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है? द फ्लो चार्ट शोज स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ आ फ्लावरिंग प्लांट. अच्छा, पहली चीज ये सेक्शन ए है. अभी जो आप लोगों के 2022 ऑनवर्ड्स सी आईज हो रहे हैं, उसमें सेक्शन ए बी सी वाला जो काम था वो कोई नहीं. उससे पहले क्या होता था, सेक्शन ए बी में से आपको दोनों पार्ट्स करने होते थे, सी में से आपको एक की चॉइस होती थी, तो आपने दो में से एक करना होता. लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है. अब मार्क्स भी आपके पेपर के 75 कर दिए हैं. 80 मार्क्स का पेपर नहीं रह गया. खैर, क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कहता है? द फ्लो चार्ट शो स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट. तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, उसकी लाइफ साइकिल की उसने स्टेजेस लिखी हैं. स्टेज 1 में पॉलिनेशन है. फिर पॉलिनेशन से क्या होता है? पोलन ट्यूब फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन होती है, फ्रूट बनता है, फ्रूट एंड सीड डिस्पर्सल होता है, एनिमल्स कराते हैं, जर्मिनेशन होती है, और फिर प्लांट ग्रोथ एंड फ्लावर फॉर्मेशन देखने को मिलती है. The name of stage 5 of the life cycle has not been included in the flow chart. During this stage, a radicle and plumule are formed from a seed. तो इसी के अंदर उसने हमें जवाब दिया कि इस स्टेज में एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल सीड के अंदर से बनते हैं. इस पार्ट 1 में क्या था? स्टेट द करेक्ट प्लेस ऑन द फ्लो चार्ट द नेम ऑफ स्टेज 5. तो ये है जर्मिनेशन. एक चीज याद रख लें, रेडिकल एंड प्लूम्यूल आर ऑलवेज फॉर्म ड्यूरिंग जर्मिनेशन. ठीक है. अच्छा जी, अगली काफी खूबसूरत क्वेश्चन उसने पूछा है. डिस्क्राइब द रोल ऑफ एंजाइम्स इन दिस स्टेज ऑफ प्लांट्स लाइफ साइकिल. अच्छा, जब प्लांट जब जर्मिनेट कर जाता है तो अब उसका टाइम आ गया है किस चीज का? अब उसका टाइम आ गया है ग्रोथ का. ठीक है. ग्रोथ के लिए उसको क्या चीज चाहिए? लिखते रहे. प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, कार्ब्स चाहिए, मतलब शुगर्स चाहिए, और उसको क्या चाहिए? लिपिड्स चाहिए. ये तीनों चीजें प्रोवाइड कौन करता है? ये तीनों चीजें तो उसके पास होती हैं, उसको ये चीजें बनानी है. प्रोटीन्स बनानी है, कार्ब्स बनानी है, लिपिड्स बनानी है. लेकिन इनके जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स हैं जो उनको चाहिए, जैसे कार्ब्स के लिए सबसे पहले ग्लूकोज चाहिए, और उसके लिए प्रोटीन्स के लिए अमीनो एसिड चाहिए उसको, फैट्स के लिए ग्लिसरॉल और क्या नाम है उसका, फैटी एसिड्स चाहिए, अमीनो एसिड, और इसके लिए उसको ग्लिसरॉल चाहिए. तो अब इस सब सूरत हाल के अंदर ये सब कौन प्रोवाइड करता है? इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास अमाइलेज, प्रोटीएजेस, प्रोटीएजेस, और तीसरी चीज क्या हमारे पास होती है लिपिड्स के लिए? लाइपेज. ये तीनों जो एंजाइम हैं, अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेजेस, ब्रेक डाउन स्टार्च, प्रोटीन्स एंड लिपिड रिस्पेक्टिवली टू प्रोवाइड दी सब्सटेंसेस टू प्लांट फॉर ग्रोथ. एक चीज तो अव्वल तो इसी में आपके 3 मार्क्स पूरे हो जाएंगे. लेकिन जो सेलुलेज है हमारे पास, वो सेल इलोंगेशन में हमारा काम करता है. सेलुलेज वर्क्स फॉर द सेल इलोंगेशन. और कुछ एंजाइम्स जो हैं वो हार्मोन एक्टिवेशन, जो प्लांट्स के हैं, जो हार्मोन की एक्टिवेशन है, उसमें भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं जब जर्मिनेशन हो जाती है उसके बाद. तो दिस इज योर आंसर. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है कि अमाइलेज, प्रोटीज, लाइपेज, वो स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स को ब्रेक करते हैं और वो सारे सब्सटेंसेस प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह के हमारे पास ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं. प्लांट ने अपने लिहाज से उन सारे प्रोटीन्स का, स्टार्च के, लिपिड्स का अपने लिहाज से, अपनी मॉडिफिकेशन, अपनी टाइप, अपने जीनस के लिहाज से सब कुछ मॉडिफाई करना है. तो उसको जो सिंपल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अमीनो एसिड्स है, ग्लिसरॉल है, फैटी एसिड है, ग्लूकोज है, ये सब कुछ उसको वैसे चाहिए. उसको डायरेक्ट स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स काम नहीं करेंगे. तो इसलिए ये यहाँ पर अमाइलेज, प्रोटीएजेस और लाइपेज यहाँ पर सर्व करेंगे इस चीज के लिए. ठीक है. पार्ट बी में क्या कहता है? टू ऑफ द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ दिस फ्लावरिंग प्लांट में डिपेंड ऑन द एक्शन ऑफ एन एनिमल. ठीक है. आइडेंटिफाई ईच स्टेज एंड फॉर ईच स्टेज हाउ द एक्शन ऑफ प्लांट में बी रिक्वायर्ड. तो ये लाइफ साइकिल है, इसके अंदर 2 ऐसे इंटरवल्स हैं जहां पर किस चीज का रोल सिग्निफिकेंट है? एनिमल्स का. ठीक है. अब एक चीज तो ये कि सबसे पहले एनिमल्स का काम यहाँ पर 2 चीजें. एक तो उसका काम है यहाँ पर पोलिनेशन के लिए एज अ सोर्स, पोलिनेटर सर्व करना, एज अ पोलिनेटर सर्व करना. अब ये यहाँ पे स्टेज 6 में फ्लावर बात किया. फ्लावर क्या है कि जी पोलन ग्रेन्स भरेंगे. ठीक है.
वो पोलन ग्रेन्स जो एनिमल्स है, विंड्स हैं, हमारे पास बीज हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो उसको एक फ्लावर से लेकर दूसरे फ्लावर तक लेके जाएंगे क्रॉस पोलिनेशन कराने के लिए। तो यूं हमारे पास पोलिनेशन होगी, नंबर एक। दूसरी चीज ये सीड डिस्पर्सल के लिए बहुत जरूरी है प्लांट्स, सॉरी एनिमल्स बहुत जरूरी हैं। एनिमल क्या है कि वो प्लांट्स पर फीड करते हैं, उनके फ्रूट पे फ्रूट पे उनकी फीड करते हैं। उससे क्या है कि सीड वो इनगल्फ कर लेते हैं, सीड वो इनगल्फ ईट कर जाते हैं। लेकिन सीड इतना टफ होता है कि वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम से अनडाइजेस्टेड पास कर जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। और वो जो एनिमल होता है उससे एक मतलब उसका जो है सीड उस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है, तो सीड डिस्पर्सल देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जेनेटिक वेरिएशन भी हो सकती है, कारामद फायदे भी हमें देखने को मिल सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज जर्मिनेशन भी दूसरी जगह जाकर हो जाती है। अच्छा जी, पढ़ते हैं स्टेज पहली क्या है, पोलिनेशन एक्शन ऑफ एनिमल। द एनिमल कैरीज द पोलन ग्रेन्स ऑब्वियसली फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर, दिस इज कॉल्ड क्रॉस पोलिनेशन। यू एनिमल्स जो है क्रॉस पोलिनेशन में हेल्प करते हैं। दूसरा स्टेज क्या है जनाब, सीड डिस्पर्सल। एनिमल्स इनगल्फ द सीड्स एज देयर डाइट, खाने के तौर पे, गजा के तौर पे जो एनिमल्स हैं वो सीड को इनगल्फ कर जाते हैं। सीड डाइजेस्ट नहीं होते, ठीक है, सो दे पास अनहार्म्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, थ्रू देयर गट एंड गेट इजेस्टेड, दे दस दे गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड गेट जर्मिनेटेड देयर। अच्छा, अब क्या है, एक और काफी मजेदार चीज अब मैंने लिखी नहीं, कि जब उसके गट के थ्रू पास करता है सीड तो वो फुली मॉडिफाइड हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है फॉर व्हाट, फॉर जर्मिनेशन। उसका सीड कोड जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, और भी सारी कंडीशन उसको सेटिस्फाई हो जाती है जब वो कहता है कि यार अब मेरे जर्मिनेशन का टाइम आ गया है। सो दिस इज आल्सो वन थिंग यू कैन राइट हियर। अच्छा खैर, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1931 की बात है। एक साइंसदान था, was pouring the powdered form of chemical called PTC. This could be something PTC, I don't know what it is. A small amount of powder accidentally blew into the air, ठीक है। A short time later, another scientist working in the same room, उसी कमरे में दूसरा साइंटिस्ट कहा उसने कि उसके पास बिटर टेस्ट उसके माउथ में आया, जो उसने एयर एयर में जो पाउडर था उससे उसको कड़वा जो है जायका देखने को मिला, फील होने को मिला, देखने को तो क्या ही मिला। खैर, describe with reference to named component of the nervous system the nervous pathway that led to the scientist detecting that powder taste bitter। यहाँ पे हमने सारा नर्वस सिस्टम की बात करनी है। देखिए सबसे पहले जो, बल्कि सबसे पहले आपके पास माउथ है, माउथ में क्या जी, 2 3 4 5 समझ लो ये पाउडर है, ठीक है। माउथ से उसके पास क्या आ गया, टंग, टंग के ऊपर क्या लगे हुए हैं, टेस्ट बर्ड लगे हुए हैं, या जिसे आप आम लफ्जों में कह लें कि टेस्ट रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से हमारे पास एक मैसेज जनरेट होगा, और ये सेंसरी सेंसरी न्यूरॉन के जरिए हमारे पास कहाँ जाएगा, सीएनएस की तरफ, ब्रेन की तरफ जाएगा। इट विल नॉट गो टू स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज यहाँ पे हमने इनवॉलंटरी एक्शन नहीं, वॉलंटरी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सीएनएस के पास जाएगा, सीएनएस आपको इशू करेगा, एक मैसेज इशू करेगा कि वो करेगा भाई ये तो कड़वा है, इट इज बिटर इन टेस्ट, ठीक है। सो द पाउडर went to the mouth of the other scientist of the lab, ठीक है। He detected the taste of it as his tongue produced a nerve impulse of the taste which was carried to the CNS by the sensory neurons. CNS issued a message that the powder was bitter in taste। ये आपका मार्क्स कंप्लीट, इतनी सी बात लिखनी है। The nervous pathway that led to the scientist detecting the powder tasted bitter, बस इतनी बात करनी, ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा उसके बाद फर्दर मोर एक्सप्लेनेशन आपने नहीं देनी कि वो क्या करता है। अच्छा क्या करता है, द साइंटिस्ट pouring the powder did not detect any bitter taste. It was later found that the inheritance of two forms of the same gene determine if a person is able to detect a bitter taste from PTC or not। अच्छा उसके बाद क्या पता चला कि एक जीन है हमारे पास, लेट्स सपोज हम कहते हैं उस जीन का नाम है कैपिटल ए, या ए से हम उसको डिनोट करते हैं, कि वो it was found that the inheritance of the two forms of the same gene determine if a person is able to detect a bitter taste from PTC or not। अगर तो भाई दोनों जीन की दो हमारे पास फॉर्म्स होंगी उसकी तो ही होगा, सिंगल फॉर्म होगी तो नहीं कर पाएगा, ठीक है। और दोनों फॉर्म होंगी तो करेगा, नहीं करेगा वो डिपेंड करता है कि कौन सी फॉर्म होगी कौन सी होंगी। अगर स्मॉल है वो क्या पता कर जाएगा, दोनों स्मॉल हो तो क्या पता ना करे। खैर ये डोमिनेंट रिसेसिव अलग चक्कर है, लेकिन उसके लिए दो फॉर्म्स ऑफ द जीन होना जरूरी है, ठीक है।
अच्छा, अब वो क्या कहता है कि स्टेट द टर्म यूज्ड फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि आपने वो नहीं जिक्र करना कि एक सेकंड कहाँ लिखे, ये जगह ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के ऊपर क्या है कि जी डीएनए है। ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है, ये उसके ऊपर डीएनए का एक सेक्शन है हमारे पास जीन। उसी जीन की जो दूसरी फॉर्म होती है वो दूसरी एंड पे, मतलब ये अगर स्ट्रैंड वन था तो उसी जीन का जो होगा दूसरा भाई होगा कह लें, वो स्ट्रैंड टू पे उसी जगह पे लोकेट होगा। इसे हम कहते हैं अलील। अलील कहते हैं ऐसे, मेरे दोस्त इसको मजाक में खलील कहते थे लेकिन अलील होता है ये अलील। इट इज द अल्टरनेट फॉर्म, द अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। क्या है हमारे पास, अलील है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास अलील। सेवरल ईयर आफ्टरवर्ड, कुछ सालों बाद, बल्कि काफी सालों बाद, इट वॉज फाउंड दैट एनवायरमेंटल फैक्टर्स कॉज पीपल टू डिटेक्ट अ रेंज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स ऑफ बिटर टेस्ट फ्रॉम पीटीसी। लोग, अच्छा, साइंटिस्ट ने क्या देखा कि कुछ लोगों को है उनको करवाहट थोड़ी महसूस होती थी, कुछ को करवाहट बहुत ज्यादा महसूस होती थी। स्टेट अ टाइप ऑफ वेरिएशन नाउ नोन टू बी शोन बाय दिस कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पे जो मेन चीज है वो क्या है, इट वाज फाउंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। कोई ना कोई एनवायरमेंटल फैक्टर्स था जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को डिफरेंट स्ट्रेंथ्स महसूस होती थी कड़वे जायके की। तो ये मतलब है इसका कि ये हमारे पास है कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है, कॉन्टिन्यूस वेरिएशन है। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन क्या है, क्योंकि ये एक पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा वेरी करती है। 1000 बंदों के अंदर 50 में होगी, 50 में बहुत थोड़ी होगी, 50 में बहुत ज्यादा होगी। ये वेरी बहुत ज्यादा करती है, ये डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होती है। कॉन्टिन्यूस की एक और चीज आप याद रख लें, कॉन्टिन्यूस हमेशा एनवायरमेंटल फैक्टर से अफेक्ट होती है। कॉन्टिन्यूस वेरिएशन इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय द इन्वायरमेंटल कंडीशंस। ठीक है, जो डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशन होते हैं उसमें डिस्टिंक्ट फिनोटाइप्स होते हैं। कॉन्टिन्यूस में हमारे पास फिनोटाइप्स कंप्लीट रेंज ऑफ मेजरमेंट्स दिखाते हैं। जैसे उसने कहा अ रेंज ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स, तो वो रेंज ऑफ मेजरमेंट्स दिखाते हैं फ्रॉम वन एक्सट्रीम टू द अदर, जिसमें हमारे पास हाइट आती है, वेट, फीट साइज, इंटेलिजेंस है हमारे पास। यहाँ पे जिस तरह मिसाल दे रहा है कि वो बिटर टेस्ट की ड्यू टू पीटीसी, ये भी हमारे पास इसी में कॉन्टिन्यूस वेरिएशन में आएगा। ठीक है, अच्छा, आप ये कहते हैं केमिकल सिमिलर टू पीटीसी विद बिटर टेस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय सम प्लांट्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग ईटन। तो पीटीसी के सिमिलर केमिकल जिनका भी कड़वा जायका होता है वो कुछ प्लांट प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके ऊपर जो हर्बीवोर्स हैं या जो इंसेक्ट्स हैं वो उसके ऊपर आकर फीड ना करें। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट हैव फ्यूअर जीन्स। अच्छा, ये अब बड़ी खूबसूरत बात की है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, क्या मतलब कि जो हर्बीवोर्स हैं उनके पास कम जीन्स हैं जो उनको वो केमिकल जिनका जायका कड़वा होता है उनको डिटेक्ट करने में मदद करे। लेकिन जो एनिमल्स ऑमनीवोर्स हैं, जो दोनों पे फीड करते हैं, उनके पास ज्यादा चांसेस हैं कि वो उन केमिकल्स को डिटेक्ट कर लें जो कड़वे होते हैं। स्टेट अ ट्रॉफिक लेवल ऑफ द प्लांट्स इन अ फूड वेब। प्लांट्स हमेशा क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स। तो प्रोड्यूसर्स के बाद क्या आता है हमारे पास, हर्बीवोर आता है। हर्बीवोर क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, खैर इग्नोर करें। स्टेट अ टर्म फॉर द एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स, दीज आर कॉल्ड द हर्बीवोर्स। अच्छा, आगे पढ़ें। सजेस्ट व्हाई एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स हैव फ्यूअर जीन्स दैट इनेबल देम टू डिटेक्ट केमिकल्स दैट टेस्ट better than the animals that eat both plants and animals। अच्छा, वो ये कह रहा है कि जो हर्बी वो उनके पास फीवर जीन्स क्यों हैं जिससे बस वो कड़वे जायके को चख सके, लेकिन जो ओमनी वो उनके पास ज्यादा क्यों, उसने सिंपल सी ये बात की है। अच्छा, ये मैंने इधर से एक एआई से थोड़ी सी हेल्प ली थी इसका आंसर ढूंढने में, ये पढ़े। अच्छा, उसने क्या कहा है, एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट जनरली हैव फ्यूअर जीन्स दैट इनेबल देम टू डिटेक्ट, ये ब्ला ब्ला उनके पास काम होती हैं ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स, ड्यू टू डिफरेंसेस इन देयर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स एंड एवोल्यूशनरी प्रेशर्स। ठीक है, एक तो डाइटरी रिक्वायरमेंट काम आता है और एवोल्यूशनरी प्रेशर्स। पढ़ते आए, हेर्बीवोर्स हैव अ रिलेटिवली कंसिस्टेंट डाइट दैट इज कंपोज्ड प्राइमरीली ऑफ प्लांट्स, की वो प्लांट्स अभी बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ओवर टाइम
they have evolved a reduced sensitivity to bitter compounds since many plants contain bitter tasting substances that can be toxic in large amounts but are usually present in manageable concentration. वो क्या कह रहा है कि कुछ प्लांट्स के पास कड़वे जायके के केमिकल्स होते हैं, लेकिन चूंकि वो टॉक्सिक होते हैं तो हर्बीवोर्स फीड नहीं करते, जिसकी वजह से उनके पास रिड्यूस्ड सेंसिटिविटी आ जाती है उन कंपाउंड्स को लेके। आगे पढ़ें। एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन। रिड्यूस्ड नंबर ऑफ बिटर टेस्ट रिसेप्टर जीन्स इन हर्बीवोर्स, कि उनमें बिटर टेस्ट रिसेप्टर्स ही काम हो जाते हैं, आर कुड बी एन एडेप्टेशन टू अवॉइड रिजेक्टिंग फूड सोर्सेज दैट आर क्रूशियल फॉर देयर सर्वाइवल। के अगर तो जो हर्बीवोर्स थे वो कड़वे जायके को लेकर बहुत ज़्यादा कह लें सेंसिटिव होते, तो वो कुछ न्यूट्रिशनस प्लांट को अवॉइड करते जिनके पास थोड़े बिटर कंपाउंड होते। अब वो पहले ही थोड़े सेंसिटिव हैं तो वो कुछ ना कुछ बिटर कंपाउंड्स ईट करते हैं, फिर भी करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो सर्वाइवल के जो फूड एलिमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे सेटिस्फाई होते हैं। अच्छा, अगला पढ़े टॉक्सिक डिटेक्शन एंड अवॉइडनेस। अच्छा, ओमनीवोर्स की वो बात कर रहा है। नीड अ मोर डाइवर्स सेट ऑफ टेस्ट रिसेप्टर्स, जिसमें बिटर टेस्ट भी आते हैं, जिसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस को भी बचाने के आते हैं, सब कुछ आते हैं। बिटर टेस्ट रिसेप्टर्स मदद देते हैं, हेल्प ओमनीवोर डिटेक्ट टॉक्सिन्स which are more likely to be varied which are more likely to be encountered due to their varied type। अब जो कड़वे जायके के जो रिसेप्टर्स हैं ओमनीवोर में ज्यादा होते हैं, जिससे वो उन लोगों को जो कड़वे जायके के जो हार्मफुल कड़वे जायके के केमिकल्स हैं उनको अवॉइड कर जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा काम यहाँ पे इन्वायरमेंट का और डाइट का हमें देखने को मिल रहा है। पढ़ते हैं, कोई नहीं टाइम जाता तो जानने दें। न्यूट्रिशनल नीड्स। हर्बीवोर्स हैव इवॉल्व्ड प्रोसेस एंड टू have evolved to process and detoxify plant compounds effectively। जो हर्बीवोर्स है वो प्लांट कंपाउंड्स को आसानी से डिटॉक्सिफाई कर लेते हैं, ठीक है। उनके पास इतनी जीन्स हैं कि वो प्लांट टॉक्सिक को भी झाल लें। इसका मतलब क्या है कि उनको बिटर टेस्ट रिसेप्टर्स की इतनी जरूरत ही नहीं है, जिसको जिसको मतलब जिसके साथ काम करके वो बिटर टेस्ट हार्मफुल बिटर टेस्ट केमिकल्स को अवॉइड कर पाए, ठीक है। आगे सिलेक्टिव प्रेशर है, जेनेटिक इकोनॉमी, ये पढ़ते हैं। मेंटेनिंग फ्यूअर बेटर टेस्ट रिसेप्टर जीन्स माइट बी मेटाबॉलिकली एंड जेनेटिकली एडवांटेजेस फॉर हर्बीवोर्स। अगर उनमें थोड़े बिटर टेस्ट रिसेप्टर हैं, ये एडवांटेजेस है किसके लिए? हर्बीवोर्स के लिए। जीन्स दैट आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड प्रोडक्शन में बी लॉस्ट ओवर द टाइम टू स्ट्रीमलाइन द जीनोम एंड रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑन नॉन एसेंशियल फंक्शंस। कुछ जीन्स ऐसे होते हैं जिनका वक्त के साथ काम नहीं रहता, जिस तरह पुराने स्टोन एज के जो बंदे थे, अब उनके पास जो जीन थी कि वो उस वक्त की जो उनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनकी अब कोई जरूरत नहीं है। हम इस वक्त 20वीं और 21वीं सदी में जा रहे हैं, चल चुके हैं, खैर। तो इसने यही बात की है, जीन एड एसेंशियल नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन मे बी लॉस्ट ओवर टाइम टू स्ट्रीमलाइन द जीनोम एंड रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर ऑन नॉन एसेंशियल फंक्शन। खुलासा पढ़ते हैं। The fewer genes for detecting bitter taste in herbivores can be attributed, इस वजह से हो सकता है due to their specialized diet, evolutionary adaptations to plant toxins and reduced necessity। जरूरत ही नहीं है इतने ज्यादा हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करने की, क्योंकि वो पहले ही उससे बचे होते हैं, वो इतना ज्यादा डिटेक्ट करते ही नहीं है, खाते ही नहीं है। दिस एवोल्यूशनरी डिफरेंस रिफ्लेक्ट्स द डिस्टिंक्ट डाइटरी स्ट्रेटजीज एंड एनवायरमेंटल इंटरेक्शंस ऑफ हर्बीवोर्स एंड ओमनीवोर्स। ये थी इतनी सी बात। अब देखते हैं कि मैंने क्या लिखा है। ओवर टाइम, मैंने तो देखे 2 नंबर का जवाब था, कितनी बात कर दी। ओवर टाइम हर्बीवोर्स हैव फेड ओनली ऑन प्लांट्स, देयरफॉर दे आर अडॉप्टेड टू डिटेक्ट लेसर बिटर फूड्स। क्यों? क्योंकि उनका जो फूड वेरिएशन है या फूड की वो जो टाइप्स हैं वो ही बहुत थोड़ी है। वेयर एज omnivores have fed on a variety of foods, this enables them to be more adapted to different tastes, they have become मोर एवोल्यूशनरी फिट टू डिटेक्ट मोर टेस्ट। तो ये डिपेंड करता है प्लांट की एक्टिविटी पे, प्लांट क्या ईट करता है, एनिमल क्या करता है, एनिमल कौन सा पसंद करना है, एनिमल ओमनीवोर है, हर्बीवोर है, एनवायरनमेंट कैसे, जेनेटिक क्या उसकी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, ये सारी बात थी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वो क्या कहता है? मैंने एप्पल फ्रूट इज कट ओपन, द कट सर्फेसिस ऑफ द एप्पल क्विकली बिकम्स ब्राउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रस्टिंग हो जाती है। रस्टिंग किसकी हो जाती है? आयरन की रस्टिंग हो जाती है। एंड इज लेस लाइकली टू बी ईटन, दिस चेंज in color is shown in the diagram। ठीक है, the change in the color of the apple tissue is due to a series of chemical reaction। मैंने तो सिर्फ इतना लिख दी, रस्टिंग होती है,
और भी रिएक्शंस होते हैं यहाँ पर। An enzyme called PPO acts as a catalyst for one of these reactions. State what is meant by a catalyst. Suppose A and B combine to form AB complex and this takes 120 years. 120 साल बहुत लंबा अर्सा है। अगर मैं यहाँ पर एक कैटलिस्ट डाल दूं, कैटलिस्ट क्या है कि जी वो एक एलिमेंट है, कुछ भी हो सकता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कैटलिस्ट XYZ डाल देता हूँ, तो ये काम हो जाएगा 12 दिन में। ठीक है, 12 डेज में ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट यहाँ पे क्या हुआ कि उसने A प्लस बी की कन्वर्जन ए बी में तेज कर दी, बहुत हद तक तेज कर दी, 12 दिनों में करवा दी। तो ये होगा कैटलिस्ट, जो कि यहाँ पर इस केमिकल रिएक्शन का रेट स्पीड अप कर रहा है और खुद इस XYZ जो है वो इस रिएक्शन के अंदर खुद अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज्ड रहता है। A catalyst is defined as a substance chemical which speeds up the reaction without itself participating in the reaction and is unchanged after the reaction। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट 2 में क्या कहता है? द चेंज इन द कलर कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लेसिंग द कट surface of the apple tissue in boiling water for a short time immediately after the fruit is cut। तो जब फ्रूट को उसने कट किया, उसने उसको बॉइलिंग वाटर में रख दिया, तो ये जो ब्राउनिंग थी, ब्राउनिंग बहुत ज्यादा स्लो होगी, कैन प्रिवेंट होगी। अच्छा, एंजाइम एक्शन के लॉक एंड की हाइपोथेसिस के द्वारा बताएं क्या हो रहा है। जगह ही नहीं मिलती है तो मुझे एक्सप्लेन। हाँ बस ठीक। अच्छा, आपको पता है कि ये आपका एंजाइम है PPO और यहाँ पर लेट्स सपोज यूं आकर हमारा जो कैटलिस्ट सॉरी सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को छोड़े जो कुछ भी है सबस्ट्रेट, उसने फिट होके आना था। आपको पता है एंजाइम की एक्टिविटी जो है, अब यहाँ पे हम फ्रूट की बात कर रही हैं, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, जो बॉडी तो नहीं, रूम टेम्परेचर जो कौन सा है 25 to 30 डिग्रीज के दरमियान जो है बेस्ट एक्टिविटी या ऑप्टिमम एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। किसकी? ब्राउनिंग की। ब्राउनिंग कह रहा हूं मैं इसको, जब वो ब्राउनिंग में कन्वर्ट हो रहा है, ब्राउनिंग की। अब क्या है कि PPO जो है एंजाइम, ये फ्रूट जो है हमारे पास, क्या फ्रूट है यहाँ पे? बस एप्पल में ही मौजूद है, कहीं बाहर से तो लेकर नहीं आए। अब जब हमने एप्पल को सोक कर दिया बॉइलिंग वाटर में जिसका टेम्परेचर था 100 डिग्री C, तो यहाँ पे एंजाइम की क्या हो जाएगी? PPO क्या हो जाएगी? डीनेचुरेशन हो जाएगी एंजाइम की। डीनेचुरेशन से क्या मुराद है कि उसकी जो एक्टिव साइट है, ये जगह जहां पर आके इस सबस्ट्रेट ने फिट होना था, वो तबाह हो जाएगी, यूं कुछ ऐसे हो जाएगी। और सबस्ट्रेट जो है उसको तो खैर कोई नहीं असर होना, तो उसकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिसकी वजह से जो PPO है वो रिएक्शन यहाँ पर कैटेलाइज नहीं कर पाएगा। इट वुड नॉट बी एबल टू कैटेलाइज द रिएक्शन, दस जिसकी वजह से जो ब्राउनिंग है, ब्राउनिंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। पढ़ते हैं। द फ्रूट हैज बीन प्लेस्ड इन द बॉइलिंग वाटर दैट्स टेम्परेचर ऑफ 100 सेंटीग्रेड। ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। At this temperature, the enzyme's active site is denatured. It doesn't bind to substrate, doesn't catalyze the reaction. Due to this, PPO can't function. The color of the fruit doesn't change. क्योंकि एंजाइम जो है उसने अपना काम कर ही नहीं पाया, उसको हमने यहाँ पे उसकी एक्टिविटी हैम्पर कर दी, तो यूं उसका कलर ही चेंज नहीं होगा। अच्छा, आप क्या कहता है? साइंटिस्ट्स have recently used the process of genetic engineering to develop a type of apple that doesn't produce the enzyme PPO in its tissue। तो उन्होंने एक ऐसे एप्पल बना ली है जिसके अंदर हमारे पास PPO मैन्युफैक्चर ही नहीं होता, जिससे क्या होगा? ब्राउनिंग होगी ही नहीं। सजेस्ट पॉसिबल एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ एप्पल। अब अच्छा, ये इस तरह के जो सवाल है ना, ये समझ नहीं आती बंदे ने किस पर्सपेक्टिव से बात करनी है, किस लिहाज से बात करनी है, इकोनॉमिकली बात करें, बायोलॉजिकली बात करनी है, इन्वायरमेंटली बात करनी है, जो जिस तरह भी करनी है। लेकिन इस तरह के सवाल अक्सर आते कम ही हैं, लेकिन आए तो आपने बस हर जाविया उसका, हर एंगल से उसकी बात करनी होती है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि ये जो एप्पल है ये रस्ट या ब्राउन हो गई कोई नहीं, जिसकी वजह से इस एप्पल की सेल ज्यादा होंगी और इकोनॉमिक बेनिफिट हमें देखने को मिलेगा, नंबर एक। दूसरा ये कि ये एप्पल है हमारे पास, इसकी ब्राउनिंग नहीं होगी, तो ये एप्पल है ये ज्यादा मतलब खाया जाएगा। जो ब्राउन एप्पल होता है आप लोग खुद भी अवॉइड करते होंगे, मैं भी अवॉइड करता हूँ, जो एप्पल ब्राउन हो जाता है नहीं खाते लोग, उसकी भी वजूहात हैं अपनी। लेकिन अगर वो ब्राउन नहीं होगा, फ्रेश रहेगा, तो
उसकी वजह से क्या है कि वो खाया जाएगा, फूड वेस्टेज नहीं होगी, उससे एनवायरमेंटल बेनिफिट मिलता है हमें ऑब्वियसली। साथ ही साथ प्रिजर्व करने की जो नीड है वो भी कम हो जाएगी कि अगर हम उस एप्पल को फ्रिज में रख दें या किसी ऐसे इन्वायरमेंट में रखें, अगर हम उसको 0 डिग्री सी पे रख देते हैं फिर भी उसकी ब्राउनिंग नहीं होगी। ये भी पता है, आप उसको फ्रिज में रख दे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंजाइम ने काम नहीं करना, इंजाइम तो काम करता है 25-30 पे, स्लो हो जाएगा, बहुत हद तक स्लो हो जाएगा। तो ये सारे पॉसिबल एडवांटेजेस जिसमें आप कवर कर सकते हैं, जिसे देखते हैं। जनरली द एप्पल विच इज टर्न ब्राउन इज नॉट ईटन बाय पीपल, सो इफ प्रिवेंटेड टू ब्राउन लेसर फूड विल बी वेस्टेड। ठीक है। अच्छा, अगली बात क्या है, देयर आर मोर सेल ऑफ द ट्रीटेड एप्पल। ट्रीटेड एप्पल से मुराद क्या है कि जो मतलब प्रोसेस्ड एप्पल है यहाँ पर। सो इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट ऑब्वियसली। लेसर फूड में वेस्टेड मींस देयर इज मोर कंजप्शन ऑफ फूड, सो इट इज मोर लाइकली टू बी ईटन, तो वो वेस्ट नहीं होगा। वही बात जो पहले लिखी है, देयर इज लेसर नीड टू प्रिजर्व द फूड। सो दिस इज योर 3 मार्क क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। so this is purely plant। अच्छा, ये हाइड्रोपोनिक्स में से आया है। हाइड्रोपोनिक्स मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, उसे पहले ही बता दी, क्या है पता चल जाएगा आपको। हाइड्रोपोनिक्स इज अ टेक्निक यूज टू ग्रो प्लांट्स विदाउट द सॉइल। तो सॉइल की अदम मौजूदगी में प्लांट को ग्रो कराना है तो हम हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। द डायग्राम शोज प्लांट्स बीइंग ग्रोन यूजिंग हाइड्रोपोनिक्स। अच्छा देखें इसकी, ये एयर पंप है, एयर स्टोन है, न्यूट्रन सोल्यूशन है, टाइमर है, ग्रोइंग ट्रे है। ये प्लांट है, ये न्यूट्रन का सोल्यूशन है। इसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, मोलिब्डेनम हो सकता है, और फास्फोरस हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, वाटर तो है ही है। तो ये एयर स्टोन है जिसकी वजह से यहाँ पर एयरेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो प्लांट है उसके पास यहाँ से इस तरह वाटर जा रहा है, और वाटर अपने साथ क्या, आयंस को भी, जो सॉल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनको भी ऊपर साथ लेकर जा रहा है। ठीक। ऊपर से लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स किसके लिए सर्व कर रही है, फोटोसिंथेसिस के लिए सर्व कर रही है। द लीव्स ऑफ द प्लांट आर प्रोवाइड विद सोर्स ऑफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है। स्टेट इन वर्ड्स और सिंबल्स द इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है, 6 CO2 combine with water to give me chlorophyll, in the presence of chlorophyll and sunlight give me glucose and 6 oxygen molecules। और इसके भी फिर आगे दो, मतलब फोटोसिंथेसिस जो है दो फेज में होती है, जो एक डार्क रिएक्शन है और एक राइट रिएक्शन है। खैर इग्नोर करें, वहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेप्थ में नहीं जाते। सो दिस इज योर सनलाइट है, या यहाँ पे आप इसका लाइट सोर्स लिख लें, क्योंकि आपने देनी तो बस लाइट है। लाइट आपने यहाँ पे एनर्जी सोर्स देनी है रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। ठीक। अच्छा, पार्ट बी में क्या कहता है, द रूट्स। अच्छा ये क्या है, ठीक है। द रूट्स ऑफ द प्लांट आर प्रोवाइडेड विद अ न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन। ठीक है, पढ़ते हैं। द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कंटेन्स मैग्नीशियम आयंस। तो उसने कहा अभी तक तो मैग्नीशियम में, बाकी भी उसने ऐड किए होंगे ऑब्वियसली। एयर इज पम्प्ड थ्रू द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूजिंग एन एयर स्टोन दैट कंटेन्स वेरी वेरी स्मॉल होल्स। तो ये एयर है, एयर पंप, इसमें एयर स्टोन है, तो यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल्स एयर के भी ऐड किए जाते हैं। एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, CO2 है, और इट्स सेल्फ वाटर वेपर्स है, नाइट्रोजन गैस है। अच्छा अच्छा, अब वो क्या कहते हैं, एक्सप्लेन द एडवांटेज टू द सेल्स द प्लांट रूट्स ऑफ पंपिंग एयर थ्रू द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन यूजिंग द एयर स्टोन। अच्छा, यहाँ पर एयर स्टोन से हमें क्या फायदे देखने को मिलेंगे। ठीक है। जनरली जो आप प्लांट्स की हम बात करते हैं तो वो सारे उनकी रूट्स अंडर द वाटर होती हैं, तो वो वहां से ऑक्सीजन, जो प्लांट्स अंडर द वाटर ग्रो कर, सॉरी अंडर द सॉइल ग्रो करते हैं, वो जो ऑक्सीजन डिजॉल्व हुई होती है सॉइल के अंदर वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। उन्होंने स्टोमेटा से तो करनी ही करनी है, लेकिन वो वहां से भी करते हैं। अच्छा, अब क्या है कि सॉइल तो है नहीं हमारे पास, तो सॉइल वाली ऑक्सीजन को तो रख दें साइड पे। अब आपने एयर पंप के जरिए उसको ऑक्सीजन की एक अच्छी खासी मिकदार दे दी है। यहाँ पर आपने ऑक्सीजन भर दी, और ये ऑक्सीजन या रूट से होते हुए प्लांट अपना उसने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली। अब ऑक्सीजन क्या करेगी, ऑक्सीजन फेवर करेगी हमारे पास रिस्पायरेशन को। एरोबिक रिस्पायरेशन को क्या करेगी, ऑक्सीजन फेवर करेगी, जिसकी वजह से ग्लूकोज बनेगा।
ग्लूकोज बनेगा तो क्या होगा, प्लांट की ग्रोथ ज्यादा इफेक्टिव होगी और फास्ट भी होगी, फास्ट एंड इफेक्टिव। साथ ही साथ ये एयर पंप जो स्टोन है ये अपने साथ देखिए, इसके साथ एयर स्टोन की वजह से यहाँ पर आयंस भी ऊपर मूव कर रहे हैं, मैग्नीशियम मूव कर रहा है, जिंक मूव कर रहा है, तो इन सारे के भी अपने अपने फायदे हैं, जिसकी वजह से प्लांट को सारी जो मतलब वेरिएबल्स है प्रॉपर ग्रोथ के लिए वो भी फुलफिल्ड हो जाएंगे उसके पास। और वो किस तरह फुलफिल्ड होगा कि देखिए उसके पास ऑक्सीजन है, उसने रिस्पायरेशन की, ग्लूकोज के साथ उसने क्या बनाया, एटीपी। आपको पता है जो भी रूट हेयर सेल्स जो भी एब्जॉर्ब करते हैं वो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट एब्जॉर्ब करते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, कैरियर प्रोटीन्स, पंप प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं, जिनका काम क्या है कि वो लोअर से हायर कंसेंट सॉरी हायर ने हाँ सही 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 लोअर से हायर की तरफ ग्रेडियंट को मूव करें और आयंस को एब्जॉर्ब करें। अच्छा, अब क्या है कि आपने उसको एटीपी दी तो वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे, तो उससे ऑब्वियसली प्लांट ग्रोथ ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। अच्छा, when air stone is used there is more and easy availability of oxygen which obviously supports the aerobic respiration. Easier the aerobic respiration is, easier is the active transport, so easier is the absorption of nutrients such as magnesium, zinc. This provides optimum growth conditions for the plant, optimum growth देखने को मिलती है। Thus more efficient plant growth is seen as all the variables required for it are fulfilled. So this would be a 4-mark question. State the type of the cell in the plant roots that absorb magnesium ion from the solution. Root hair cells. रूट हेयर सेल्स सोल्यूशन से हमेशा एब्जॉर्ब करते हैं, और रूट हेयर सेल्स ही क्या यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराते हैं, उनको एब्जॉर्ब करते हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नीचे उसने वही बात की है भाई किस तरह मूव करते हैं आगे ये तक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एटीपी एनर्जी चाहिए होती है प्रोटीन को काम करने के लिए, तो वो उस तरह एब्जॉर्ब करता है। अच्छा ठीक, ये बात क्वेश्चन 4 है, 5 है, फिर 6 7 8 9 है, ठीक है। फार्मर्स जो हैं ग्रू ग्रुप्स ऑफ 20 टोमेटो प्लांट्स फॉर द सेम लेंथ ऑफ टाइम इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विद अ डिफरेंट रेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, तो सारे वेरिएबल सेम, जैसे मैग्नीशियम की उन्होंने डिफरेंसेस यहाँ पे देख कराए, ठीक है। दे डिटरमाइन, अच्छा 20 टोमेटो प्लांट्स है, दे डिटरमाइंड द बेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस फॉर ग्रोथ बाय मेजरिंग द फॉलोइंग फॉर ईच ग्रुप ऑफ 20 प्लांट्स। तो उन्होंने वेरिएबल चेक की, उसमें हाइट थी, एवरेज हाइट थी, और एवरेज मैस ऑफ टोमेटो प्लांट स्टेम्स एंड लीफ, ठीक। रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन आर शोन इन द टेबल बिलो। अच्छा, जब 500 थी हमारे पास मैग्नीशियम के पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, तो हाइट थी 20.4 और मैस था 8, ठीक है। तो हाइट यहाँ पर इंक्रीज कर गई, ये भी इंक्रीज कर गई। जब 250 थी तो हाइट उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर गई और मीन मैस उससे भी ज्यादा इंक्रीज कर गया। अच्छा 125 उससे भी ज्यादा थी, ख्याल 125 पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। 125 पे मीन मैच भी सबसे ज्यादा ऑप्टिमम है और हाइट भी सबसे ज्यादा ऑप्टिमम है। अच्छा, आप क्या कहता है, स्टेट द बेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयंस फॉर ग्रोथ, इट इज 125 ppm पार्ट्स पर मिलियन। 0 पे थोड़ी है, 50 पे भी थोड़ी है, 125 पे बेस्ट है। अच्छा, एक्सप्लेन योर आंसरिंग यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड योर नॉलेज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस टू द प्लांट्स। देखिए, जब उसने 125 ppm मैग्नीशियम आयंस दी तो उसकी जो मैग्नीशियम रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो गई, 250 पे ले गया तो वो एक्सेस में चली गई, उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो 125 पे ऑप्टिमम थी। अब मैग्नीशियम जो है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है हमारे पास किस चीज़ का, क्लोरोफिल का। क्लोरोफिल किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस किसके लिए ज़रूरी है, हमारे पास ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस। तो इससे क्या है, हमारा फोटोसिंथेसिस तेज होती है और प्लांट ग्रोथ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये ज़्यादा उससे भी मतलब ज़रूरी है, ये मैग्नीशियम ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर फंक्शनिंग ऑफ प्लांट एंजाइम्स, और वो प्लांट एंजाइम जो खास तौर पर मैनुफैक्चर करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर एंड फैट्स। फ्रूट नट फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स के लिए ज़रूरी हैं। और डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम होगी तो येलोइंग और विल्टिंग ऑफ लीव्स होती है, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल मैन्युफैक्चर नहीं हो पाता। मैग्नीशियम
A structural component of chlorophyll. It is also necessary for functioning of plant enzymes to produce carbs, fats, sugars. It is used for fruit and nut formation, essential for germination of seed. If chlorophyll is healthy and more in number, there would be more photosynthesis. Thus, there would be more growth. So this would be a 4 mark answer to question number 4. यहाँ पे आपके 13 नंबर पूरे. क्वेश्चन 5 है, 6 है, आगे सारे आसान हैं, पीसेस ऑफ केक हैं. तो मैं रंग शरबतों का खैर. अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 पे आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि मैग्नीशियम जो है ये ऑप्टिमम हाइट और ऑप्टिमम मास गेन करने के लिए ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि बस वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, ग्लूकोज होती है. ये बात तो कवर हो गई थी, लेकिन खैर ये भी आप लिख सकते हो. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कहता है? द डायग्राम शोज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर एंटरिंग एंड लीविंग ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल. इसको बाद में पढ़ें. उसने क्या है? नेम द ऑर्गन्स लेबल्ड ए एंड बी. ए क्या है? ईसोफेगस है. बी क्या है? स्टमक है. ईसोफेगस, स्टमक, कंप्लीट 2 मार्क्स. अच्छा, अगला क्या है? कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर एक्स एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द इलियम. तो इलियम से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है उसकी मिकदार लिखें. एब्जॉर्प्शन की बात की उसने. देखिए 3500 ऐड किया माउथ से उसने, ठीक है. 1500 स्टमक ने ऐड किया, 5000 हो गए. 4000 लिवर ने, पैंक्रियाज, ड्यूडिनम, तो 9000 हो गए. और 200 लार्ज इंटेस्टाइन ने ऐड किया. सो टोटल ऑफ 9200 सेंटीमीटर क्यूब हो गए हमारे पास जो वाटर ऐड हुआ था गट के अंदर. उसमें से 1250 एब्जॉर्ब किया लार्ज इंटेस्टाइन ने और 150 लूज किया आफ्टर यूरिनेशन. तो दिस वुड बी 1400. सो 9200 में से 1400 गए तो 7800 रह गया हमारे पास. एंड दिस, इसमें से 150 सेंटीमीटर क्यूब पहले निकाल दिया तो यूरिनेट हो गया. और जो लार्ज इंटेस्टाइन है एब्जॉर्ब करना वो भी हो गया, तो रह गया 7800. ये 7800 किसने एब्जॉर्ब कर लिया यहाँ पर? इलियम ने. सो दिस वुड बी 7800 centimeter cube. You do not have to show the calculation. It is a 1 mark question. Obviously, you do not have to do this. ठीक है. डिस्क्राइब द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द इलियम. सिंपल सी बात है कि जनाब वाटर आपने ड्रिंक किया, वाटर आया हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर. स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहां पे क्या है कि ढेर सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है. इलियम और सॉरी विलाई है. विलाई के पास क्या करता है कि जनाब ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है. ब्लड के अंदर क्या है? वाटर की मिकदार थोड़ी है. इलियम में क्या आया कि जनाब ब्लड आया इलियम के अंदर. इलियम में ब्लड आया, साथ ही साथ क्या आया? वाटर आया. वाटर जो है यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन में था, यहाँ पर लोअर कंसंट्रेशन में था, तो क्या देगी? ऑस्मोसिस हो जाएगी. ऑस्मोसिस से क्या होगा? वाटर मूव कर जाएगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा इन द इलियम. और ढेर सारा वाटर एब्जॉर्ब होगा. क्यों? क्योंकि जो विलाई हैं दे प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया, large surface area for absorption. So water moving into the ileum diffuses, moved by osmosis into the walls of ileum along the gradient, not against the gradient. The villi in the ileum provide large surface area for absorption of water. Water diffuses from ileum into the blood flowing around the villi. इतनी सी बात थी. अच्छा, उसके बाद क्या कहता है? स्टेट हाउ द नेम्ड ऑर्गन causes some of the water absorbed from the ileum to later become water in the urine. जो यहाँ उसने इलियम से एब्जॉर्ब किया वो बाद में यूरिन का हिस्सा क्यों बन गया? वो यहाँ पे बनाए हमारे पास किडनीज ने. किडनीज ने शो नहीं की यहाँ पे. ये आपकी 2 किडनीज आ गई. किडनीज का काम क्या है? ब्लड को फिल्टर करना. ब्लड में अगर एक्सेसिव वाटर होगा, मैं लिख नहीं रहा, ब्लड में एक्सेसिव वाटर होगा तो उसका काम है बॉडी की होम्योस्टेसिस मेंटेन करना. उसने बॉडी की टॉनिसिटी, पूरी बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट है उसको नॉर्मल पे रखना है, ना एक्सेस में रखना है ना नीचे रखना है. अगर वाटर एक्सेस में चला गया तो किडनी जो है वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको यूरिन का पार्ट बना के उसको एक्सक्रीट कर देगा बॉडी में से. किडनीज फिल्टर द ब्लड विच कंटेन्स वाटर प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा. वाटर ब्लड प्लाज्मा में होता है, बाकी ब्लड क्लॉट में सिर्फ आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो सेलुलर कंपोनेंट है वो होता है. Their kidneys remove excess water from the blood that becomes part of the urine. So this would be a 2 mark question. Obviously, the pieces of cake. So we have question 6, 7, 8, and 9 and 10. क्वेश्चन 6 पढ़ें. ये भी सेक्शन बी का, इसमें सारे करने होते थे किसी जमाने में. The diagram shows vertical section through human skin in a hot environment. So this is completely derma. वैसे मेरा भी डर्मा का काफ़ी एक्सपीरियंस है. मैंने अब अभी जब सेकेंडरी स्कूल के बाद छुट्टियां हुई थी काफ़ी लंबी, 4-5 महीने की,
तो मैंने वहाँ पे एक हमारे डर्माटोलॉजिस्ट थे लोकल हॉस्पिटल में, वहाँ उनको मैंने ज्वाइन किया था, तो वहाँ मैंने डर्मा का काफ़ी नॉलेज हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, नेम एंड outline the role of P and Q in the control of body temperature when a person is in a hot environment. P है स्वेट ग्लैंड, Q है ब्लड कैपिलरी। स्वेट ग्लैंड का क्या काम है, जनरली जो आपके लेवल पे चीज जानने वाली वही बताऊंगा, डिटेल में नहीं जाते। स्वेट ग्लैंड का क्या काम है, स्वेट रिलीज करना व्हेन द बॉडी इज इन हॉट एनवायरनमेंट। स्वेट क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेशन से क्या होगी कि बॉडी की एनर्जी कम होगी, तो बॉडी विल गेट कूल्ड, कूलिंग इंक्रीज होगी। कूलिंग से कोई चीज़ नहीं होती, हीट हमेशा क्या नाम है ना रिलीज होती है। खैर, आम अल्फाज में हम कहते हैं कि एसी की कूलिंग पाई जा रही है। अच्छा, तो पी क्या है हमारे पास, स्वेट ग्लैंड है। द स्वेट ग्लैंड रिलीज स्वेट व्हेन द बॉडीज टेम्परेचर इज टू बी ड्रॉप्ड डाउन टू नॉर्मल। जब इंक्रीज करता है तो स्वेट रिलीज होता है, द स्वेट इवेपोरेट्स एंड बॉडी लूजेस इट्स एनर्जी। क्यों क्या है हमारे पास, ब्लड वेसल्स। अच्छा, अब हॉट एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता है कि हीट तीन एनर्जी से एक्सकेप होती है, इट इज बाय आइदर कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। यहाँ पे रेडिएशन का काम है, कंडक्शन के लिए मेटल है कोई नहीं, कन्वेक्शन के लिए कोई मीडियम है कोई नहीं। क्यू में ब्लड वेसल जो है ब्रेन सिग्नल करता है इन द हॉट एनवायरनमेंट टू वेसोडाइलेट, कि जो ल्यूमन है हमारे पास ब्लड कैपिलरी का, ब्लड वेसल का, उसका ल्यूमन इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, उसमें से ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा। ज्यादा ब्लड फ्लो करेगा तो ज्यादा उसमें से एनर्जी फ्लो करेगी और ज्यादा एनर्जी लूज होगी ड्यू टू रेडिएशन। So these blood vessels are vasodilated, so more blood starts to flow through them. So there is more blood flowing through the skin and more heat is lost as radiation. अच्छा जी। अच्छा, अगला भी काफी सिंपल सवाल, एक्सप्लेन हाउ द प्रोसेस ऑफ टेम्परेचर कंट्रोल इन द ह्यूमन इज एन एग्जांपल ऑफ होम्योस्टैसिस। देखें, यहाँ पर आपकी बॉडी ने अपना नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन करना है 37 डिग्री सी पे। आप चले गए कमरा जिसमें 45 डिग्री सी थे, आजकल भी गर्मियां बहुत है, 50 तक पहुंच गए टेम्परेचर। तो बॉडी ने नॉर्मल टेम्परेचर तो मेंटेन करना है, इसी वजह से तो वो स्वेट ग्लैंड्स को, वो ब्लड वेसल को अपनी मदद मदद के लिए पुकारता है और कहता है यार स्वेट ग्लैंड स्वेट रिलीज कर, ब्लड वेसल डायलेट कर, ताकि बॉडी की एनर्जी जो है वो मेंटेन रहे। तो ये होम्योस्टेसिस की मिसाल ही है। असल टेम्परेचर इंक्रीज द बॉडी स्टार्ट्स टू नॉर्मलाइज इट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा क्या कि टेम्परेचर थोड़ा होगा तो वेसो कंस्ट्रिक्शन होगी, ताकि थोड़ा एनर्जी लॉस हो और स्वेट थोड़ा प्रोड्यूस होगा। नेगेटिव फीडबैक क्या है, नेगेटिव फीडबैक, एक मिनट रुक जाए ना। नेगेटिव फीडबैक की जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की, कि इन दिस नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस की आउटपुट, इस मिसाल के अंदर जब टेम्परेचर गिर जाता है, टेम्परेचर स्टार्ट्स टू ड्रॉप, तो ये हमारे पास क्या हुआ, आउटपुट ऑफ द प्रोसेस डिक्रीजेज और इनहिबिट्स द प्रोसेस, प्रोसेस को कम कर देता है। वैलोडाइजेशन कम हो जाती है, स्वेट रिलीज कम हो जाती है जब हॉट एनवायरनमेंट में टेम्परेचर कूल, जब बॉडी टेम्परेचर कूल होता है। तो ये सारी मिसाल है हमारे पास नेगेटिव फीडबैक की। एक इसकी मिसाल वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन वाली भी है, लेकिन खैर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास रीनल है, 8 न्यूरो है और 9 रेप्रो है। ठीक है, 7 पे आते हैं। द किडनीज आर ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन, डिस्क्राइब द टर्म एक्सक्रीशन। होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है, पहली चीज ये, इसका ही 0.5 मार्क है आपका। In which the metabolic wastes are eliminated from the body to maintain the internal condition at equilibrium. Waste include urea, CO2, CO2 lungs निकालता है, यूरिया आपका किडनी निकालता है, स्वेट में से भी यूरिया निकलता है बाय द वे। अच्छा, अ पर्सन विद किडनी डैमेज, जिसकी किडनी खराब है, requires the process of dialysis to take place several times each week. तो उनकी हर हफ्ते में कई दफ़ा डायलिसिस कराने पड़ते हैं, काफ़ी तकलीफ दे प्रोसेस है, महंगा प्रोसेस है। डायलिसिस इज कैरिड आउट यूजिंग अ किडनी मशीन कनेक्टेड टू ब्लड सप्लाई ऑफ द पर्सन। तो ये जो किडनी मशीन है इसको हम कहते हैं डायलाइजर, डायलाइजर कहते हैं, DALYZER। द डायग्राम शोज अ सेक्शन थ्रू द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी मशीन। ठीक है, ये डायलिसिस मेम्ब्रेन है, इसके अराउंड डायलिसिस फ्लूइड मूव करता है और ब्लड, इस वाइट ट्यूब्स के अंदर ब्लड मूव करता है और इसके अंदर ये ग्रेश ग्रेश सब्सटेंस है, ग्रेश मीडियम है, यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड मूव करता है। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डायलिसिस मेम्ब्रेन एंड एक्सप्लेन हाउ इट फंक्शंस। ठीक है,
अच्छा ये नीचे जवाब यहीं से पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। डायलाइजर कंटेन्स लॉन्ग ट्यूब्स विच आर फोल्डेड इन ऑर्डर टू फिट इन द apparatus। ये लॉन्ग ट्यूब्स हैं, ठीक है, देखें इनकी 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 9 ब्रांचेस हैं इसकी। इसके अंदर ब्लड फ्लो करता है। दीज ट्यूब्स प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स। देखिए उसकी ट्यूब्स बना दी तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का। द वॉल्स ऑफ द ट्यूब्स एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है। Blood flows around these tubes. Small molecules like water, you नहीं, blood flows in these tubes. In these tubes गलत, ये टाइप राइटर बिना। Blood flows in these tubes. Small molecules like water, excess water, urea and toxins pass from the blood to dialysis fluid. वो इस वाइट में से dialysis fluid में मूव कर जाएंगी। Whereas large molecules like glucose and proteins cannot pass through it। क्यों? क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का इतना उसका अपर्चर ही नहीं है कि उसमें से वो ग्लूकोज और अमाइनो एसिड पेनिट्रेट कर पाए। द क्लींस्ड ब्लड इज रिटर्न बैक टू द बॉडी और फिर डायलिसिस फ्लूइड भी वहां से निकाल लिया जाता है आफ्टर सम टाइम। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि जो वाटर है वो वापस डिफ्यूज कर जाए ब्लड के अंदर, यूरिया वापस डिफ्यूज कर जाए ब्लड के अंदर, तो उसको भी रिप्लेस करना होता है। लैंग्वेज सवाल है भी वही वैसे तो। एक्सप्लेन whether dialysis fluid in the kidney machine must be continuously replaced। डायलिसिस फ्लूइड को बार बार रिप्लेस करना क्यों जरूरी है हमारे लिए? अब देखें, अगर यहाँ पर डायलिसिस फ्लूइड को, सिर्फ सुने आप, डायलिसिस फ्लूइड को हम रिप्लेस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि इवेंचुअली देखिए ब्लड तो फ्लो करता जाएगा, लेकिन ब्लड में से बार बार वाटर मूव करेगा टू द डायलिसिस फ्लूइड, यूरिया मूव करेगा टू डायलिसिस फ्लूइड, वेस्ट मूव करेंगे डायलिसिस फ्लूइड के पास। एक टाइम ऐसा आएगा कि डायलिसिस फ्लूइड आपने तो रिप्लेस किया नहीं, तो उसके अंदर टॉक्सिन्स की जो अमाउंट थी वो बढ़ गई है। यहाँ पे ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा। तो जब ब्लड, फ्रेश ब्लड आएगा जिसको अपने मतलब क्लीन करना है बाय द डायलिसिस मशीन, डायलिसिस के इस्तेमाल से आपने उसको क्लीन करना है, तो चूंकि ग्रेडियंट उल्टा हो गया तो अब तो यहाँ डायलिसिस फ्लूइड से ब्लड में जाएगा। इसको प्रिवेंट करने के लिए डायलिसिस फ्लूइड को बार बार निकालना पड़ता है, उसको क्लीन करना पड़ता है। क्लीन करने के तरीके मुझे कोई नहीं पता, लेकिन उसको रिप्लेस करना होता है। If the dialysis fluid is not continuously replaced, there will be a buildup of waste in the dialysis fluid itself, and waste will start to return back to the blood because a negative gradient, उल्टा gradient हमें चाहिए नहीं, वो हमें सेटअप हो जाएगा। To prevent this, the dialysis fluid should be replaced, should be placed regularly, replaced regularly, तो चलिए ठीक है, so that the gradient is kept the same। gradient हमने रखना है, ब्लड में हाई होने चाहिए वेस्ट, और डायलिसिस फ्लूइड डीएफ में वेस्ट होने तक ताकि डिफ्यूज हो सके। यहाँ पे एनर्जी तो हम इस्तेमाल लगा ही नहीं सकते किसी तरीके से। एंड मैक्सिमम डिफ्यूजन अकर्स फ्रॉम द ब्लड टू डायलिसिस, और इससे इफेक्टिविटी मेंटेन रहे हमारे पास किडनी मशीन की। सेक्शन सी में आते हैं, इसमें आपने दो में से एक करने होते थे लेकिन किसी जमाने में। पार्ट 8 में क्या कहता है? डिस्क्राइब द प्रिंसिपल रोल्स इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एंड रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस, ठीक है, ऑफ सेरिब्रम। नीचे सेरिबेलम है हमारे पास और फिर हाइपोथैलेमस है हमारे पास, ठीक है। सेरिबेलम की जो फुल एक्सप्लेनेशन है कि ये फोर ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट है। इट कंट्रोल स्केलेटल मसल, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशंस। इसके दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, ठीक है, दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं। हमारे अर्थ है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर, इसके भी दो होते हैं। ये हेमिस्फेयर्स होते हैं, इनको कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, और ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं बाय सेट ऑफ नर्व्स कॉल्ड कॉर्पस कैलम्स, ठीक है। तो द एंटीरियर पार्ट ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसको कहते हैं ऑल्फैक्टरी बल्ब्स, जिसका काम क्या है कि वो ऑल्फैक्टरी नर्व जो हमारे पास नोज से आ रही है उसके साथ काम करे और स्मेल की सेंसेशन को बनाए। जो अपर लेयर है सेरिब्रल हेमिस्फीयर की, इसको कहते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ग्रे होती है, ग्रे का मतलब क्या है कि सेल बॉडीज होती है, जहाँ पे व्हाइटिश चीज आएगी। जैसे जो निचली लेयर है इज द व्हाइट मैटर। द व्हाइट मैटर जो होता है हमारे पास माइलिनेटेड एक्सॉन्स का होता है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स का लार्ज सरफेस एरिया होता है, फोल्डेड होता है इन ऑर्डर टू फिट इन द स्कल ऑब्वियसली। इसके चार लोब्स होते हैं। अब चार लोब्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। एक सेकेंड, फ्रंटल लोब्स हैं, एक बल्कि यहाँ पे नहीं, फ्रंटल लोब है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है एंड टेम्पोरल है। हियरिंग एंड स्मेल इज कंसर्न विद द टेम्पोरल लोब, ठीक है। स्पीच और जो स्केलेटल मसल्स है, स्पीच एंड स्केलेटल मसल्स, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द फ्रंटल लोब।
जो स्किन है हमारे पास, जो डर्मा से आना है, जिसने ये है हमारे पास पेराइटल, पेराइटल लोब यहाँ को इससे कंसर्न होता है। और ऑप्टिक्स में लिखा है रिसीव्स इम्पल्सेस फ्रॉम स्किन, रिसीव्स, हाँ रिसीव्स विजुअल इंफॉर्मेशन, ठीक है। ऑप्टिक्स से याद रखना है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल का काम ही है विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना। अच्छा जी, अगला है हमारे पास सेरिबेलम। जो सेरिबेलम है हमारे पास, ये बेस्ट डेवलप होता है बर्ड्स के अंदर, क्योंकि उनकी जो मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है और काफ़ी मतलब डिसिप्लिन मूवमेंट होती है वैसे तो उस वजह से ये काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, मेड्यूला के पीछे होता है। इसका काम क्या है, मसल मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करवाना और इनवॉलेंट्री एक्शंस को, ये जो सब कॉन्शियस एक्शंस आप ले रहे होते हैं उसको कोऑर्डिनेट करता है सेरिबेलम हमारे पास। और जो भी मैसेज पास करता है टू द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन लाइक द सेरिब्रम, इट ट्रेवल्स थ्रू द सेरिबेलम। तो सबसे पहले वो मेड्यूला के पास जाएगा, फिर पॉन्स, और नहीं, सेरिबेलम के थ्रू नहीं पास करता, वो मेड्यूला के थ्रू पास करता है, ठीक है। सेरिबेलम कोई काम नहीं, गलती से बोल बैठा, सॉरी फॉर दिस। सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट, बैलेंस, पोस्चर और इनवॉलेंट्री एक्शन या सब कॉन्शियस आपकी जो एक्टिविटीज हैं, सब कॉन्शियस एक्टिविटीज। हाइपोथैलेमस का क्या काम है हमारे पास, हाइपोथैलेमस लाइज अबव मिड ब्रेन, मिड ब्रेन के ऊपर होता है, ठीक है। मिड ब्रेन का इटसेल्फ अपना जो फंक्शन है कि वो सेंसरी इंफॉर्मेशन लेता है और फोरब्रेन के सही पार्ट को भेजता है, ठीक है। रिफ्लेक्स मूवमेंट आइज की कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का मैं बताना कौन नहीं था, खैर बता दिया। हाइपोथैलेमस क्या जी, लाइज अबव मिड ब्रेन जस्ट बिलो थैलेमस, एक बादाम के साइज का होता है, ठीक है। इसका काम क्या है हाइपोथैलेमस का, कि ये मेनली लिंक करता है नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को। आपकी बॉडी के जितने भी सिस्टम मतलब होम्योस्टेसिस के काम है, जिसमें बॉडी टेम्परेचर, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस, स्लीप एक साइकिल है, इस सब को डिटेक्ट हाइपोथैलेमस करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस भी यही कंट्रोल करता है। उस पिट्यूटरी ग्लैंड क्या हार्मोन निकालता है और हार्मोन फिर उसको बैक टू द नॉर्मल लेकर आती है। द मेन फंक्शन ऑफ द हाइपोथैलेमस के being of an almond size, it links the nervous system of and endocrine system. It controls the secretions of pituitary glands. It controls body temperature, menstrual cycle, water balance, sleep wake cycle. As it detects changes in the body homeostasis, then controls the secretion of the pituitary gland and therefore maintains normal body equilibrium. So this is why it is necessary. अच्छा जी, पार्ट 9 में क्या कहता है, सो दिस इज कंप्लीटली फ्रॉम द रिप्रोडक्शन। Oh, okay. Now explain how surgery may be used as an effective method of birth control in man and in women. तो नीचे क्या है, surgical methods of birth do not prevent the spread of pathogens such as HIV that cause STDs. Describe the method by which spread of HIV may be controlled. अच्छा ठीक है, बर्थ कंट्रोल इन अ मैन, सर्जरी। अच्छा देखिए, मर्दों के अंदर एक फिनोमेना होता है, एक प्रोसेस होता है, फिनोमेना तो नहीं, एक पार्ट सर्जरी का नाम है वेसेक्टोमी। इसमें क्या है, स्पर्म्स जो हैं सीमन से मिक्स ही नहीं करने कर, जो स्पर्म्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू मिक्स विद सीमन। आपने इसकी कंप्लीट अपनी इसकी पैथो नहीं पढ़नी, हमने बस को ओवरव्यू बताना है क्या होता है। ये देखिए मैंने एआई से दोबारा पूछा है, वेसेक्टोमी क्या है, इज अ माइनर सर्जिकल प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स कटिंग और सीलिंग द वेस्ट डिफरेंस। वेस्ट डिफरेंस क्या होते हैं, वो ट्यूब जो स्पर्म्स को टेस्टिकल से यूरिथ्रा की तरफ लेके जाते हैं। बाय इंटरेक्टिंग दिस पाथवे स्पर्म्स आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मिक्सिंग विद द सीमेन दैट इज इजैकुलेटेड इन द सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जो वेस्ट डिफरेंस है उसकी कटिंग का नाम है हमारे पास वेसेक्टोमी, जिससे सीमन के साथ नहीं मिक्स किए करने देते वो हमारे पास स्पर्म्स को। देयर इज नो ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म्स टू यूरिथ्रा, देयरफॉर फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर डिस्पाइट सेक्सुअल इंटरकोर्स। इससे क्या है, बर्थ कंट्रोल हो जाता है। वुमेन के अंदर दो तरीके हमारे पास, एक तो है हमारे पास यहाँ पर ट्यूबल लाइगेशन और दूसरा है हमारे पास हिस्टेरेक्टोमी, ठीक है। लेकिन ट्यूबल लाइगेशन बहुत ज़्यादा इस वक्त कॉमन है। द फीमेल स्टेरिलाइजेशन इज कॉल्ड ट्यूबल लाइगेशन इन विच द फेलोपियन ट्यूब्स, फेलोपियन ट्यूब्स का काम क्या होता है, दे अलाउ द एग टू ट्रेवल फ्रॉम ओवरीज टू द यूरिटरस, ठीक है। अगर फेलोपियन ट्यूब्स को कट कर दिया जाए, सील कर दिया जाए, दोनों में ये कट सील किया जाता है, जिस वजह से एग जो है वो ट्रेवल ही नहीं करता यूरिटस की तरफ, और वहां पे अगर स्पर्म्स डिपॉजिट भी किए जाए क्योंकि एग है ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, तो इससे बर्थ कंट्रोल मैनेज हो जाएगा।
तो दिस इज क्वाइट सिंपल। आप इसका जवाब एआई से भी देख सकते हैं, गूगल से भी दे देखते हैं, मेटा एआई जो व्हाट्सएप पे आप आजकल आया हुआ है उसमें भी देख सकते हैं। तो ठीक है, पार्ट बी में क्या कहता है, सर्जिकल मेथड्स ऑफ बर्थ डू नॉट कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ पैथोजन एचआईवी दैट कंट्रोल दैट कॉज एसटीडी डिस्क्राइब द मेथड बाय व्हिच एचआईवी मे बी कंट्रोल्ड। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आजकल कॉमन है या हो रही है, रेज अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट एचआईवी। देखिए, अवेयरनेस होगी तो ही लोग ऐसी सरगर्मियों से बचेंगे जिसकी वजह से ये काम होता है, ये मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लोगों में तालीम पहुंचाई जानी चाहिए। दूसरा, उसके बाद क्या है, प्रिवेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑफर्ड बाय सेक्स वर्कर्स। ठीक है, वो लोग जो इस सब काम को एज अ प्रोफेशन चूज करते हैं, उन लोगों से मतलब उन लोगों की एक्टिविटीज जो हैं उसको कम किया जाए, क्योंकि उससे वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं टू दी एचआईवीज। ठीक है, तो उससे उन लोगों से इज्तनाब किया जाए। प्रिवेंट सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ होमोसेक्सुअल, जो होमोसेक्सुअल है हमारे पास, ठीक है, उनकी भी एक्टिविटीज को प्रिवेंट किया जाए। या आप A1 में आके पढ़ेंगे कि किस तरह ये होता है कि जो लोग एनएल करते हैं उन लोगों का इस तरह ज़्यादा होता है चांसेस ऑफ द एचआईवी, तो इसको भी प्रिवेंट करना चाहिए। उसके बाद क्या है, यूज़ कॉन्डम्स फेमिनम्स ड्यूरिंग सेक्स। ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो क्या है कि एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स होगा नहीं, एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड्स होगा नहीं। ठीक है, प्रिवेंट द यूजेज ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, क्यों, क्योंकि इसके जरिए भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो सकती है। एक और चीज़, अगर आपको लगता है या आपको लगता है कि आप एचआईवी आपके अंदर हो, मतलब हो सकता है, या आपका पॉसिबल कोई भी मतलब ऐसा इवेंट हुआ है कि जिसमें आप आपका चांस है कि आपके आपका बॉडी जो है वो एचआईवी उसके अंदर हो, तब आप कभी भी ब्लड सैंपल ना दें किसी को। ठीक है, ब्लड सैंपल आइदर फॉर ट्रांसफ्यूजन या आइदर फॉर ब्लड टेस्ट उसको ना दें, सबसे पहले एचआईवी टेस्ट करवाएं अपना। सर्जिकल इक्विपमेंट शुड बी स्टीरिलाइज्ड एंड वॉश थोरली बिकॉज यूजिंग अगेन, क्यों, क्योंकि उसके थ्रू भी एचआईवी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है। सर्जिकल इक्विपमेंट ख़ास तौर पे मेडिकल के अंदर, हमारे पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स के अंदर तो बहुत बुरे हालात है कि स्टेरिलाइजेशन इक्विपमेंट्स हैं ही कोई नहीं, सर्जिकल इक्विपमेंट्स को बस ऐसे ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। ये भी है, हमारे पास मसाइल हैं पाकिस्तान की हेल्थ केयर इंडस्ट्री के अंदर, तो इस सब को भी मतलब एड्रेस करने की ज़रूरत है। लेकिन ये खैर हमारे 5 नंबर के सवाल का हिस्सा नहीं है, तो हम पेपर एंड करते हैं अपना आज का। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। Make sure to like, subscribe, and share it with friends so that they may prepare themselves for the upcoming activities, the papers, the examination related activities, और अपनी वीडियोस मेरी वीडियोस देखा करें। एक्सप्लेनेशन मेरे ख्याल से तो अच्छी देता हूँ। और गुड बाय एंड गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।